हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू लक्ष्य एकेडमी। आपका स्वागत है न्यू लक्ष्य एकेडमी पर। आज फिर से हम लोग जारी कर रहे हैं हमारी स्टेनोग्राफर को एग्जाम के लिए हमारी चलाई गई जीएस यानी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज। इससे पहले क्लास हो चुके हैं, जिन लोगों ने वो क्लास नहीं देखी तो आप पहले उसको पार्ट 1 देख लीजिए। ये रहेगा हमारा पार्ट 2। ये क्लास आने वाली ऐसा नहीं कि सिर्फ स्टेनोग्राफर एग्जाम्स के लिए, ये टारगेट उसको कर रही है क्योंकि इसमें टाइम कम बचा हुआ है। तो हम लोग क्वेश्चन के थ्रू ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहेंगे, यानी अपनी ज़्यादा मैक्सिमम रिवीजन करना चाहेंगे। और ये क्लास आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए, एसएससी के सारे एग्जाम्स के लिए, जैसे कि सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, स्टेनो, जेडी, सभी एग्जाम के लिए यूजफुल है। कोई भी स्टूडेंट जो तैयारी कर रहा है एसएससी एग्जाम्स की या कोई सी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की, तो वो ये इस क्लास देख सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। हमारी ये क्लास हो रही है न्यू लक्ष्य एकेडमी चैनल पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। चलिए ये आज का आपका पहला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बात कर रहा है द पंचनाड इज द नेम ऑफ गिवन 5 रिवर्स ऑफ पंजाब, जैसे कि सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब और झेलम। जैसे कि हमने पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, ये पांचों नदियां, ये पांचों की पांचों, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज, ये पांचों ही ट्रिब्यूटरी है कौन सी नदी की? इंडस रिवर की, यानी सिंधु नदी की। ये पांचों ही ट्रिब्यूटरी में देखने को मिलती है। इसको मेनली माना जाता है पंजाब के अंदर, इसलिए हम पंजाब का नाम भी वहीं से पड़ा, पंजनाड, यानी 5 नदियों का जो 5 नदियों से जो मिलके बना है। ये पूछा जा रहा है कि पांचों नदियां ड्रेन कहाँ पर होती है, फाइनली डिस्चार्ज कहाँ पर होती है। ये पांचों ही नदियां जाके मिलती है बाद में हमारी इंडस रिवर के साथ, जो कि मेन रिवर है। और ये पांचों नदी इंडस में जाके मिलती है, और इंडस का जो ड्रेनेज हमें देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है अरेबियन सी में, अरब के सागर में। इंडस का जो ड्रेनेज है वो देखने को मिलता है हमें अरेबियन सी, इंडस रिवर। इंडस के आपको पांचों मेजर ट्रिब्यूटरी याद करनी है, जिसका नाम है झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। सबसे नॉर्थ में देखने को मिलती है हमें झेलम, सबसे साउथ में देखने को मिलती है सतलुज। इंडस की बात करें तो मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, इंडस निकलती है बोखरचू ग्लेशियर से, बोखरचू ग्लेशियर तिब्बत से निकलती है ये रिवर। बोखरचू तिब्बत से निकलने वाली रिवर का नाम इंडस। इसका जो ड्रेनेज है वो देखने को मिलता है हमें अरेबियन सी। ये तो ये एक वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। एक और क्वेश्चन आप लोग याद रखना कि ये जो पंचनाड़ है, यानी ये जो 5 नदियों का समूह है, ये इंडस रिवर से कहाँ पे जाके मिलता है, कौन से पॉइंट पे मिलता है? तो आप लोग इसका नाम याद रखना, मिठानकोट। मिठानकोट पाकिस्तान में, मिठानकोट पाकिस्तान में जाके ये 5 नदियां यानी पंचनाड कौन सी रिवर से जाके मिल जाता है? इंडस रिवर से। इस बात का ध्यान रखना कि ये मिठानकोट पाकिस्तान में जाके मिलता है इंडस के साथ, और फिर इनका ड्रेनेज हो जाता है अरेबियन सी। ओके, झेलम से आपको याद रखना, झेलम निकलती है J&K वेरीनाग, वेरीनाग, वेरीनाग ओरिजिन देखने को मिलता है झेलम रिवर का। चेनाब का भी ओरिजिन देखने को मिलता है J&K। रावी और ब्यास का ओरिजिन देखने को मिलता है रोहतांग पास, रोहतांग पास जो कि हिमाचल प्रदेश में है। सतलुज का ओरिजिन हमें देखने को मिलता है तिब्बत के अंदर, राकसताल, राक्षस ताल बोल देते हैं, यानी राकसताल तिब्बत से निकलने वाली रिवर है ये सतलुज। सतलुज यानी मानसरोवर लेक के पास है, नियर मानसरोवर, नियर मानसरोवर लेक। मानसरोवर लेक के पास से हमारी इंडस रिवर भी निकल रही थी बोकरचू ग्लेशियर से, और सतलुज निकलती है राकसताल से। सतलुज यहाँ तिब्बत, इसको इंडिया मान के चलो, तो यहाँ कहीं देखने को मिलता है हमें तिब्बत, यहाँ से इंडस निकलती है, और इसी के पास मानसरोवर लेक से निकलता है सतलुज रिवर। सतलुज हमारे इंडिया के बाहर से निकलती है, बाकी जितनी भी ट्रिब्यूटरी है, चारों ट्रिब्यूटरियां, इनका ओरिजिन हमें देखने को मिलता है इंडिया के अंदर। पर इकलौती सतलुज ऐसी रिवर है जिसका ओरिजिन हमें देखने को मिलता है तिब्बत, इंडिया के बाहर से। तो आपसे क्वेश्चन बनेगा कि जो सतलुज रिवर है ये इंडिया में कौन से पास से, कौन से रास्ते से इंडिया के अंदर एंटर होती है? तो उसका नाम भी आप लोग को याद रखना है, शिपकिला, शिपकिला पास। शिपकिला पास जो हमें देखने को मिलता है हिमाचल प्रदेश। शिपकिला पास से जो सतलुज रिवर है वो इंडिया के अंदर एंटर करती है, और ये ट्रिब्यूटरी है हमारी इंडस रिवर की। सतलुज बहुत ही इंपॉर्टेंट। इन 5 नदियों के आपको एंशिएंट नाम यानी पुराने प्राचीन नाम पता होना चाहिए। झेलम का नाम झेलम, चेनाब,
रावी, ब्यास एंड सतलुज। झेलम का नाम था वितास्ता, चिनाब का नाम है अस्किनी, रावी का नाम है पुरुषनी, ब्यास का नाम है विपास, सतलुज का नाम है सतोदरी। ये सारे एंशिएंट प्राचीन नाम। और इंडस का नाम है सिंधु नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहे हैं सोल्ट सत्याग्रह जो है वो किससे एसोसिएट करता है। सोल्ट सत्याग्रह इनमें से किससे संबंधित है? तो ये एसोसिएट करता है हमारा सोल्ट सत्याग्रह, जिसको नमक कानून बोलते हैं, नमक का हम सत्याग्रह बोलते हैं। तो ये एसोसिएट करता है सिविल डिसोबियंस मूवमेंट से, सविनय अवज्ञा आंदोलन से। सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया बाय गांधी जी। सोल्ट सत्याग्रह भी देखने को मिला है गांधी जी ने चलाया था इन द ईयर 1930। पूरा आपको पता होना चाहिए, इन द ईयर 1930 यानी 12 मार्च से ये सिविल डिसोबियंस मूवमेंट यानी स्टार्ट होता है। इसको हम लोग बोलते हैं सोल्ट सत्याग्रह या फिर डांडी मार्च के नाम से जानते हैं हम लोग। ये एक डांडी मार्च देखने को मिला था, डांडी मार्च स्टार्ट हुआ था 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल। 24 दिन का रास्ता कवर किया था गांधी जी ने अपने 78 लोगों के साथ। 78 + 1 79 लोग थे, जिनमें से गांधी जी से 79 लोगों के साथ 78 लोगों के साथ इन्होंने मार्च किया फ्रॉम साबरमती टू डांडी, अपने आश्रम साबरमती से डांडी की ओर। 384 किलोमीटर का रास्ता कवर किया, 24 दिन लगे 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल। और वहां पर जाके ये करते हैं, नमक को क्रैश करते हैं, यानी नमक का काला कानून जो था, यानी जो अंग्रेज लोग नमक पे कानून लगा रहे, टैक्स लगा रहे हैं एक्स्ट्रा, उसको क्रश करते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग सोल्ट सत्याग्रह, डांडी मार्च या फिर सिविल डिसोबियंस मूवमेंट। ईयर आपको याद रखना है 1930, 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल, 24 दिन। चंपारण की बात करें तो 1917, ये भी गांधी जी का फर्स्ट सत्याग्रह, पहला सत्याग्रह इंडिया में आने के बाद 1917। चंपारण मूवमेंट ये बिहार में होता है। किसके लिए होता है ये? इंडिगो कल्टीवेशन के लिए, नील की खेती के लिए, इंडिगो कल्टीवेशन। इसको हम लोग 3 कट्ठे सिस्टम बोलते हैं, यानी 3/20, तीन जगह पर 20 में से फार्मर्स को बुलाता है कि वो इंडिगो की कल्टीवेशन करनी है। उन्होंने, अंग्रेजों ने जबरदस्ती उनसे इंडिगो की कल्टीवेशन करवाना चाह रहे हैं, और इंडिगो कल्टीवेशन सॉइल की जो फर्टिलिटी है उसको कम कर दे रही थी, इसलिए वहाँ के जो फार्मर्स थे वो परेशान थे। तो यहाँ पर गांधी जी आते हैं। एक पर्सन का नाम याद रखना जो कि गांधी जी को बुलाने लेके आए थे, उनका नाम था राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला वो पर्सन है जो कि जिन्होंने गांधी जी को इनवाइट किया कि बिहार चंपारण में आओ और यहाँ पे सत्याग्रह किया जाए। तो ये था गांधी जी का फर्स्ट सत्याग्रह इंडिया में आने के बाद 1917, चंपारण बिहार से। ओके, उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह आपको याद रखना है 1918 में, ये भी गांधी जी का ही सत्याग्रह 1918, खेड़ा सत्याग्रह। उसके बाद आपको याद रखना है क्विट इंडिया मूवमेंट 1942, ये भी गांधी जी द्वारा स्टार्ट कराया गया था 8 अगस्त 1942 को। आपसे पूछा है क्विट इंडिया मूवमेंट कौन से मिशन के फेल होने पर आता है? तो क्रिप्स मिशन के फेलियर पर। क्रिप्स मिशन का जो फेलियर था उसी के बाद लॉन्च किया जाता है क्विट इंडिया मूवमेंट, और ये बनता है हमारा लास्ट मास मूवमेंट जो कि चला था इंडिया में हमारी इंडिपेंडेंस से पहले। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन बात कर रहे हैं द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज जो है वो हमने कौन सी कंट्री से बोरो करी गई है? डीपीएसपी की बात कर रहे हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, डीपीएसपी। यानी राज्य को कुछ नीतियां, कुछ पॉलिसीज दी गई है कि आपको ऐसे काम करने हैं, ऐसे आपको अपनी गवर्नमेंट जो है वो रन करनी है। तो ये हमने बोरो करा आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन यानी हमने आयरलैंड से बोरो करे हैं, आयरलैंड से बोरो करे गए डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। डीपीएसपी आता है हमारे पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि आर्टिकल है 36 से लेकर 51। 36 से लेकर 51 आर्टिकल बात करते हैं डीपीएसपी, लिए गए हैं आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से। आयरलैंड ने बोरो करे थे स्पेन से, हमने आयरलैंड से बोरो करे, आयरलैंड ने बोरो करे थे स्पेन के कौन संविधान से? यूके के संविधान से हमने लिया है बाइकैमरल लेजिस्लेचर। बाइकैमरल लेजिस्लेचर, इस बात का मतलब है दो सदन विधानमंडल, यानी 2 हाउसेस।
आपको बताओ हमारी पार्लियामेंट, 3 ऑर्गन हमारे पार्लियामेंट के, प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा, यानी कि हमारे 2 हाउस देखने को मिलते हैं। हमारी पार्लियामेंट के अंदर 2 हाउस देखने को मिलते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। इसी को बोलते हैं हम लोग बाई कैमरल लेजिस्लेचर, बाई कैमरल लेजिस्लेचर। लोकसभा का आर्टिकल 81, राज्यसभा का आर्टिकल 80, प्रेसिडेंट का आर्टिकल में देखने को मिलता है 52, पार्लियामेंट का आर्टिकल आपसे पूछा जाए तो 79। यूएसएसआर से हमने बोरो करे हैं हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज मौलिक कर्तव्य है। ये हमारे संविधान का पहले हिस्सा नहीं थे, तो इनको जोड़ा गया बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976। इसको जानते हैं हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से, यानी हमारे संविधान का जो मैक्सिमम हिस्सा है वो हमने चेंज करा था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से 1976। इससे हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड करा गया इन द पार्ट 4A में। 10 फंडामेंटल ड्यूटीज हमने ऐड करी इस संविधान संशोधन से। बोल कौन सी कमेटी के रिकमेंडेशन पे, तो आपको आंसर करना है स्वर्ण सिंह कमेटी, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे हमने 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड करा गया। आज का टाइम हमें 11 फंडामेंटल ड्यूटी देखने को मिलती है। तो ये जो लास्ट वाली 11th फंडामेंटल ड्यूटी है, जिसको बोलते हैं हम लोग 51A का के सब क्लोज, ये ऐड करी हमने 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002। और इसके ड्यूटी का मतलब है कि गार्जियंस को निर्देश दिया था कि उनको अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाना, अपने चिल्ड्रंस को पढ़ाना है, एजुकेशन फॉर चिल्ड्रंस। 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है हरिप्रसाद चौरसिया, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया इनमें से किस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से बिलोंग करते हैं? तो आपको याद करना है, स्टैटिक पार्ट आपको याद करने ही पड़ेंगे। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया हमारे फ्लूट से एसोसिएट करते हैं, फ्लूट के साथ, बांसुरी के साथ। इनका नाम आप भूलना नहीं, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया। ये बहुत ही, यानी आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में बार बार आपसे पूछा जाता है सेम क्वेश्चन। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का नाम भूलना मत। वीणा सितार से आपको याद रखना है पंडित रविशंकर का नाम, पंडित रविशंकर का नाम सितार से। सरोज से आपको याद रखना है एक नाम, अमजद अली खान। और भी बहुत सारे एक्सपोनेंट आपको सभी देख के जाने हैं। वीणा से हम हिस्ट्री में बात करें तो समुद्रगुप्त का नाम है आपको याद रखना है, या फिर औरंगजेब जो था वो भी वीणा बजाता था, या फिर हमारे भूतपूर्व प्रेसिडेंट जिनका नाम था APJ अब्दुल कलाम, वो भी वीणा से एसोसिएट करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है व्हाट वाज द डोमिनेंट सोर्स ऑफ इनकम इन द विजयनगर एम्पायर। ये बात कर रहा है क्वेश्चन विजयनगर एम्पायर की। विजयनगर एम्पायर की जो डोमिनेंट सोर्स क्या था इनकम कमाने का, तो इनका मेन इनकम सोर्स है लैंड रेवेन्यू। इनके पास आता है लैंड रेवेन्यू। लैंड रेवेन्यू इसको याद रखना, लैंड रेवेन्यू टैक्स जो ये लगाते हैं, ये है इनकी मेन सोर्स ऑफ इनकम, मेन सोर्स ऑफ इनकम। इस बात को बोलते हैं लैंड रेवेन्यू को बोलते हैं कदमबाई, कदमाई। कदमाई एक तरीके का टैक्स है। विजयनगर एम्पायर के आपको टाइम पे आपको 2 टैक्स याद रखने हैं, एक तो कदमाई टैक्स जो कि लैंड रेवेन्यू है, दूसरा टैक्स का नाम है वेटी, वेटी टैक्स। ये भी आपको याद रखना है। वेटी है फोर्स्ड लेबर पर, वेटी जो टैक्स लगता है वो फोर्स्ड लेबर पर, जबरदस्ती काम करवाने पर लगता है बेटी। और कदम आई है हमारा लैंड टैक्स, लैंड रेवेन्यू टैक्स। यह विजयनगर एम्पायर। विजयनगर एम्पायर की बात करें तो आपको बताना चाहिए 1336 में बना था 2 भाइयों के द्वारा, जिनका नाम है हरिहर एंड बुक्का। हरिहर एंड बुक्का बनाते हैं विजयनगर एम्पायर इन द ईयर 1336, हरिहर एंड बुक्का के द्वारा। विजयनगर एम्पायर में 4 डायनेस्टीज देखने को मिली, चारों पता होना चाहिए आपको। पहली का नाम है संगम डायनेस्टी, दूसरी का नाम है संगम, सुलुव, तुलुव और अराई विदु, अराई विदु डायनेस्टी। संगम, सुलुव, तुलुव और अराई विदु डायनेस्टी। पूरे केडीआर यानी जो हमारे पूरे विजयनगर है उसके सबसे फेमस रूलर का नाम था केडीआर, कृष्णदेव राय।
कृष्णदेव राय, इनका नाम आप लोग भूल नहीं सकते। कृष्णदेव राय ये मोस्ट यानी ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ विजयनगर एम्पायर, ये बिलोंग करते हैं हमारे तुलवा डायनेस्टी के साथ। केडीआर बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है, इन्होंने फ्रेंड रिलेशन बना के पोर्तुगीज के साथ, पुर्तगाल वाले लोगों के साथ इन्होंने बना रखे अपने फ्रेंडली रिलेशन। केडीआर की बात करें तो इन्होंने 2 बुक आपको याद रखना है, एक का नाम था अमुक्ता माल्यदा, अमुक्ता माल्यदा जो कि एक स्टेट क्राफ्ट है, यानी अपने जो प्रशासन है वो कैसे चलाया जाता है वो बताया गया है, और ये बुक है इन द तेलुगु लैंग्वेज। ये ऑटोबायोग्राफी मान सकते हो आप लोग। कृष्ण देव राय द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ विजयनगर एम्पायर, इनके कोर्ट में अष्ट दिग्गज हमें देखने को मिलते हैं, अष्ट दिग्गज। केडीआर की कोर्ट में देखने को मिलते हैं अष्ट दिग्गज, यानी 8 लोगों का समूह जो कि नोबल्स थे, जो कि माने जाते हैं खास लोग थे कृष्णदेव राय के, जिनमें से एक का नाम है तेनाली रामा। तेनाली रामा का नाम शायद आप लोगों ने सुना ही होगा, तेनाली रामा। केडीआर की दूसरी बुक का नाम मैंने आपको बताया है, उसका नाम है, पहली बुक का नाम था मुक्ता माल्यदा, दूसरी का आपको याद रखना है जम्बावती कल्याणम, और ये बुक है इन द संस्कृत लैंग्वेज। जाम्बावती कल्याणम एक बुक याद रखनी है, दूसरी बुक याद रखनी है आपको अमुक्ता माल्यदा फ्रॉम कृष्ण देव राय। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहे हैं कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ पॉपुलराइज है हमारे उस्ताद अल्लाह राखा। उस्ताद अल्लाह राखा कुरैशी, उस्ताद अल्लाह राखा कुरैशी आपको पता होना चाहिए, ये बिलोंग करते हैं हमारे तबला के साथ। तबला से एक और नाम आपको याद रखना है जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन के फादर ही हैं उस्ताद अल्लाह राखा, इनके फादर का नाम है उस्ताद अल्लाह राखा, यानी जाकिर हुसैन भी हमारे बिलोंग करते हैं तबला के साथ। जाकिर हुसैन को अभी रिसेंटली ग्रैमी अवार्ड दिया गया है, ग्रैमी अवार्ड जीते हैं इन्होंने, और ये मैक्सिमम ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले दूसरे बन गए, यानी इन्होंने कलेक्टिवली 5 ग्रैमी जीत चुके हैं, 5 ग्रैमी अवार्ड्स। इससे पहले ये काम सिर्फ कर रहे थे पंडित रविशंकर, पंडित रविशंकर, पंडित रविशंकर भी इससे पहले 5 ग्रैमी अवार्ड जीत चुके हैं, तो यानी दोनों अभी बराबरी पर है। पंडित रविशंकर हमारे बिलोंग करते हैं सितार से। पंडित रविशंकर को फर्स्ट ग्रामी अवार्ड मिला था 1969, और इनकी एल्बम का याद रखना आप नाम वेस्ट मीट्स ईस्ट के लिए। और पंडित ये जाकिर हुसैन को ग्रामी अभी रिसेंटली मिला है फॉर द एल्बम जिसका नाम है द मोमेंट, द मोमेंट के लिए, ये इनके एल्बम का नाम है। ओके, इन्होंने अभी कलेक्टिवली ग्रैमी अवार्ड्स। सेनाई से आपको एक नाम याद रखना है बहुत ही इंपॉर्टेंट, बिस्मिल्लाह खान। बिस्मिल्लाह खान, जब हमारा देश आजाद हुआ था 1947 में, तब रेड फोर्ट पर सेनाई बजाने वाले व्यक्ति यही है, रेड फोर्ट पर बिस्मिल्लाह खान। फ्लूट से आपको याद रखना है नाम पंडित हरि प्रसाद चौरसिया। संतूर से एक नाम याद रखना है पंडित शिव कुमार शर्मा, पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर। स्टैटिक जीके पे आप लोग पूरी पकड़ बनाए रखें, अपना रिवीजन बार बार करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहे हैं थ्रू 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन द ईयर 1992, इनमें से कौन सा आर्टिकल है जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल बनाया गया है? तो ये आर्टिकल नंबर 40 हमारा 73rd अमेंडमेंट बात करता है पंचायती राज सिस्टम की, पंचायती राज सिस्टम। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से हमारा पंचायती राज सिस्टम को पूरे इंडिया में लीगलाइज कर दिया गया, यानी कौन सी तारीख को इंप्लीमेंट होता है? एक्ट तो था हमारा 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992, पर इंप्लीमेंट होता अगले साल यानी 24 अप्रैल 1993 को, और हर साल 24 अप्रैल को हम लोग मनाते हैं पंचायती राज डे, पंचायती राज दिवस हम लोग मनाते हैं हर साल 24 अप्रैल को। पंचायती राज पूरे कंट्री में लीगलाइज कर दिया गया। इससे पहले आपको बता दीजिए फर्स्ट स्टेट जहां पर पंचायती राज सिस्टम आया वो थी राजस्थान।
राजस्थान का नागौर डिस्ट्रिक्ट। सेकंड स्टेट बनती है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। फर्स्ट राजस्थान, सेकंड आंध्र प्रदेश। पंचायती राज, इसकी बात करें तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल से ऐड करा गया हमारा 11th शेड्यूल, 11th शेड्यूल यानी 11वीं अनुसूची ऐड करेगी हमारे संविधान में। पहले की सिर्फ 8 हमारे पास शेड्यूल्स होते थे, 11वां शेड्यूल ऐड करा गया बाय 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल, जिसमें ऐड करा गया पार्ट 9 को ऐड करा गया, पार्ट 9। और आर्टिकल आते हैं पंचायती राज सिस्टम के 243 ए से लेके ओ तक। और 29 सब्जेक्ट्स पर कानून बना सकती है पंचायत। 29 ऐसे विषय हैं जहां पर चल सकती है, यानी कानून बना सकती है पंचायत। तो आपको ये सारी बातें याद रखनी है। 29 सब्जेक्ट्स, पंचायती राज सिस्टम की बात करें तो इसका आर्टिकल आते हैं 243 ए से लेकर ओ तक। पार्ट 9 ऐड करा गया, 11वां शेड्यूल ऐड करा गया, और अमेंडमेंट थी 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। और आर्टिकल 40 यानी 40 बताता है हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, गांव के अंदर पंचायत का गठन, विलेज पंचायत, ये बात करता है हमारा 40 नंबर आर्टिकल। और ये आर्टिकल 36 से लेकर 51 मैंने आपको बताया डीपीएसपी का पार्ट बनाते हैं। डीपीएसपी जो कि बोरो करे आयरलैंड की कॉन्स्टिट्यूशन से, आयरलैंड ने बोरो करते स्पेन की कॉन्स्टिट्यूशन से। ओके, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है मैंग्रोव फॉरेस्ट ऑफ वेस्ट बंगाल आर आल्सो कॉल्ड एज, मैंग्रोव्स, वेस्ट बंगाल के जो मैंग्रोव फॉरेस्ट इनको जानते हैं हम लोग सुंदरबन। वेस्ट बंगाल से आप लोग आइडिया लगा सकते थे, तो ये सुंदरबन, सुंदरबन का आपने सुना होगा डेल्टा का नाम, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, लार्जेस्ट डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड, इसका नाम है सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा बनाए जाते हैं और वहां पर जो ट्रीज या फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं इनका नाम है मैंग्रोव फॉरेस्ट। इनकी जो रूट्स है मैंग्रोव फॉरेस्ट की, इनको स्वैम्पी फॉरेस्ट बोल देते हैं, स्वैम्पी, मार्शी फॉरेस्ट बोल देते हैं, स्वैम्पी मार्शी यानी दलदलीय फॉरेस्ट बोल देते हैं। यहाँ पर दलदल टाइप देखने को मिलते हैं। इनकी जो रूट्स हैं वो लिविंग रूट्स हैं, यहाँ पर मैं आपको बता रहा था इनकी जो रूट्स हैं उनको जानते हैं हम लोग लिविंग रूट्स के नाम से, लिविंग रूट्स। इनकी जो रूट्स है वो अर्थ सरफेस जो है उनके बाहर की तरफ आ जाती है, उनके रूट्स पे होते हैं कुछ स्पोर्स, कुछ डॉट्स यानी कुछ होल्स हमें देखने को मिलते हैं, उनका नाम है न्यूमेटोफोर्स, न्यूमेटोफोर्स। इन्हीं के थ्रू ये जो लिविंग रूट्स हैं ये सांस लेती हैं। मैंग्रोव फॉरेस्ट आपको याद रखने हैं, स्वैम्पी फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं, देखने को मिलते हैं हमें सुंदरबन डेल्टा के पास। सुंदरबन डेल्टा बनाती है हमारी 2 रिवर्स, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, गंगा और ब्रह्मपुत्र से मिलकर बनता है हमारा सुंदरबन डेल्टा। शोलाज आपको याद रखने हैं, 16 ग्रासलैंड्स हैं वेस्टर्न घाट्स में, वेस्टर्न घाट्स के जो ग्रासलैंड्स हैं यानी घास के मैदान है उनको जानते हैं हम लोग शोला के नाम से, शोलाज के नाम से, इसको याद रखना। साल और शीशम की आपके डेसिडियस फॉरेस्ट है, डेसिडियस पर्णपाती वन। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, विच आर्टिकल डील्स विद द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, इनमें से कौन सा आर्टिकल बात करता है इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट की बात करें तो वाइस प्रेसिडेंट के आर्टिकल स्टार्ट हो जाते हैं हमारे 63 नंबर आर्टिकल से। 63 नंबर आर्टिकल बात करता है कि जो हमारे देश का कौन एक होना चाहिए, वाइस प्रेसिडेंट होना चाहिए। 64 नंबर आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात करता है कि जो वाइस प्रेसिडेंट होगा वो होगा एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, वो होगा एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, हमारी राज्यसभा का ये होगा सभापति। ये बात करता है 64 यानी 64 नंबर आर्टिकल। और इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट की बात करता है आर्टिकल नंबर 66, याद रखना आर्टिकल नंबर 66 बात कर रहा है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। एक क्वेश्चन बनेगा कि कौन कौन लोग वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भाग ले सकते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग इलेक्टोरल कॉलेज। इलेक्टोरल कॉलेज, इलेक्टोरल कॉलेज इस वर्ड का मतलब है कि कौन कौन लोग वोट डालेंगे वाइस प्रेसिडेंट चुनने के लिए। तो आपको आंसर करना है ऑल द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के सभी मेंबर्स। ऑल मेंबर्स का मतलब यहां पर आता है इलेक्टेड
प्लस नॉमिनेटेड, यानी चुने हुए लोग और मनोनीत किए हुए लोग दोनों ही वोट डालेंगे हमारे वाइस प्रेसिडेंट को चुनने पर। यह इलेक्टोरल कॉलेज, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट का आर्टिकल आपको याद रखना है 66। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 52 नंबर आर्टिकल में बताता है प्रेसिडेंट के बारे में, हमारे देश का एक प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है इंडिया गेट, हु डिजाइंड इंडिया गेट, इंडिया गेट किसने बनवाया? ऑल्सो द ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल, यानी जो लोग वॉर में शहीद हो गए थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, उनके नाम इंडिया गेट पर लिखे हुए हैं और ये डिजाइन करा गया बाय एडविन ल्यूटियन। एडविन ल्यूटियन का नाम याद रखना, ये है आर्किटेक्ट ऑफ इंडिया गेट। सीपी में या सीपी के पास, इंडिया गेट के पास हमें नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक देखने को मिलते हैं। नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक के अगर आपसे आर्किटेक्ट पूछा जाए तो ये भी सेम रहेगा, एडविन ल्यूटियन। इसको याद कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपके प्रीवियस ईयर स्टेनो एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बात कर रहे हैं डिस्प्यूट बिटवीन टू और मोर स्टेट इज सब्जेक्ट टू डैश जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अगर एक, दो या दो से ज्यादा स्टेट के अंदर, दो या दो से ज्यादा राज्यों में कुछ डिस्प्यूट हो जाए, कुछ विवाद हो जाए, उनके बीच जो केस बनेगा वो सुप्रीम कोर्ट संभालेगा। इनमें से कौन से क्षेत्राधिकार के तहत, कौन सा क्षेत्राधिकार के अंदर आएगा ये वाला केस, जिसमें दो से ज्यादा राज्यों के बीच हो रहा है कुछ विवाद, तो ये आएगा इन द ओरिजिनल जुरिडिक्शन, मूल क्षेत्राधिकार के अंदर, ओरिजिनल जुरिडिक्शन के अंदर। ओरिजिनल जुरिडिक्शन में वो केस जा सकते हैं जो कि डायरेक्टली जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के पास। ओरिजिनल जुरिडिक्शन का मतलब है डायरेक्टली टू सुप्रीम कोर्ट। जो केस डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के पास आएंगे वो आएंगे आर्टिकल ओरिजिनल जुरिडिक्शन के अंदर। इसका आर्टिकल है 131। आर्टिकल 131 बात करता है ओरिजिनल जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इसमें डिस्प्यूट आते हैं हमारे दो या दो से ज्यादा स्टेट्स के बीच में। सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल आपको बताना चाहिए 124, 124 आर्टिकल से लेकर 147 तक बात करता है सुप्रीम कोर्ट की, पर मेनली आपसे एग्जाम में पूछाता है 124 नंबर आर्टिकल 144। रिट आपको बताना चाहिए, रिट जुरिडिक्शन, रिट हमारी जारी होती है इन द आर्टिकल 32 बात करता है रिट कि सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकता है, ये बात करता है आर्टिकल 32, और हाई कोर्ट रिट जारी कर सकता है, ये बात करता है 226 नंबर आर्टिकल। रिट वर्ड हमने लिया है यूके के संविधान से, यूके कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। रिट, रिट 5 तरीके की होती है, वो मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में करा दूंगा कभी। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहे हैं हाउ मेनी सर्कल्स डज अ टारगेट हैव इन आर्चरी। आर्चरी के अंदर कितने सर्कल्स होते हैं? तो ये क्वेश्चन भी आपका प्रीवियस ईयर और आ चुका है, तो उसके अंदर 10 आपने देखे भी होंगे। बहुत सारे ऐसे सर्कल बने होते हैं आर्चरी के अंदर, सबसे बीच में 10 पॉइंट्स ऐसे, तो 10 सर्कल देखने को मिलते हैं। उसको आप पता होना चाहिए आपको। आर्चरी, तीरंदाजी तो आपने सुना होगा, तीरंदाजी। आर्चरी नेशनल स्पोर्ट है हमारे पड़ोसी देश भूटान का। भूटान का नेशनल गेम है आर्चरी, आपको याद रखनी है बात। ओके, चलिए आज की क्लास में हम लोग रखते इतना ही। ये सीरीज हमारी कंटिन्यू रहेगी आपके एग्जाम आने तक, उसके बाद ही हम लोग ऐसी नई सीरीज चलाते रहेंगे। तो आप लोग जुड़े रहिए न्यू लक्ष्य एकेडमी चैनल के साथ। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो आप लोग इसको लाइक कर दें। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यू लक्ष्य एकेडमी चैनल को। थैंक यू एवरीवन।